हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच एक आज नई श्रृंखला लेकर आया हूं मनोविज्ञान की क्लास के साथ। और आज हम लोग मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे कि आखिर मनोविज्ञान का उदय कैसे हुआ, मनोविज्ञान को हम लोग आखिर पढ़ते कैसे हैं और बहुत सारे विज्ञान के जो मनोवैज्ञानिक हुए, दार्शनिक हुए, उनके द्वारा इसको कैसे परिभाषित किया गया। यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज साइकोलॉजी। यहां पर देखेंगे व्हाट इज साइकोलॉजी होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई उसकी साइकोलॉजी बहुत मजबूत है, यानी उसका मनोविज्ञान, दिमाग लगाने का एक अलग तरीका, मनोविज्ञान कैसे काम करता है। साइकोलॉजी कहते हैं कि उसकी मेंटेलिटी ऐसी है, साइकोलॉजी एक अलग वर्ड है, मेंटेलिटी उसी से रिलेटेड है। यानी दर्शन शास्त्र हम लोगों ने पढ़ा होगा, फिलॉसफी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं। दर्शन शास्त्र का मतलब होता है कि जो हमारे आत्मा, जो हमारी आत्मा, मन, चिंतन, विचार के बारे में अपनी एक विशेष राय रखते हो कि इस दुनिया में आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है और मानव का अस्तित्व क्या है। ये सब चीजें क्या बताती हैं, हमारा दर्शन, फिलॉसफी बताता है। फिलॉसफी में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, बहुत सारे फिलोसफरों के नाम सुने होंगे आपने। नाम सुना होगा आपने अरस्तु, सुकरात, प्लेटो। उसके बाद और भी बहुत सारे दार्शनिक हुए, जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस में और बहुत सारे नाम नए जुड़ जाते हैं, ये भी एक दार्शनिक हैं, जैसे विलियम जेम्स है, वुडवर्थ है। ये सभी के सभी मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक होते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे साइकोलॉजी की, लेकिन हम लोग पहुंचे कहां पर, फिलॉसफी पर। क्योंकि किसी भी चीज का उदय आप जानते हैं, कोई ना कोई उसका फादर या कोई ना कोई उसकी जननी होती है। तो ऐसे ही दर्शन शास्त्र हुआ करता था, जो कि प्राचीन काल से जो दर्शन शास्त्र है वो शब्द दिया गया है भारतीय, जो हमारे पौराणिक विचारधाराएं हैं, विचार हैं, उसमें ये शब्द यूज किया जाता है दर्शन। और वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ये जो शब्द यूज किया जाता है उसको बोलते हैं फिलॉसफी, यानी दर्शन। दर्शन का मतलब हम लोग आंखों से देखना, देखेंगे किसको, इस दुनिया में, इस प्रकृति में ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है और आत्मा से जुड़ा हमारा शरीर क्या है। ये सब क्या होता है, दर्शन। जो लोग दर्शन पढ़ते हैं वो लोग इस संसार के बारे में जानते हैं। बहुत सारे दर्शन हैं, जैसे आपने देखा उलूक दर्शन, कणाद ऋषि, गौतम ऋषि, आपने पढ़ा होगा वेदांत। तो वेदांत में आपके बहुत सारे दर्शन आते हैं। तो ये वही सब चीजें हैं। दर्शन आया, दार्शनिक हुए, विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों द्वारा अपने अपने स्तर पर विचार रखे गए। उनमें से पहले आया आपका अरस्तु। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बात तो कर रहे थे फिलॉसफी की और पहुंच दर्शन में क्यों गए। तो दर्शन में पहुंचने के पीछे मेरा रीजन है कि दर्शन ही एक चीज है जो इसकी फिलॉसफी की क्या है, जननी है। याद रखिएगा, किसी ना किसी चीज से किसी ना किसी चीज का जन्म होता है, ये प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं है कि कुछ धरातल में कुछ था नहीं और एकाएक वो उपज जाएगा, कहीं ना कहीं उसको एक बेस मिलेगा, उसके आधार पर ही उसका जन्म होगा। तो ऐसे ही फिलॉसफी का जो रूप है, रिफाइन रूप है, वो पहुंचा साइकोलॉजी में, यानी मनोविज्ञान में। अब यहां पर अरस्तु हुए, आपके प्लेटो हुए, और एक और है गोएकिन नाम से, गोएकिल एक दार्शनिक हुए हैं। इनने विचार दिया कि जो सबसे पहले जो मनोविज्ञान का रूप है वो सिर्फ दर्शन शास्त्र में था, और वो लोग सिर्फ आत्मा पर बात करते थे, जिसको हम लोग अपनी आत्मा बोलते हैं ना, स्वैल बोलते हैं, आत्मा। तो ये आत्मा पे बात करते थे, अरस्तु हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे गोएकिन। ये फिलॉसफी की बात कर रहा हूं मैं, ये फिलॉसफी और फिलोसफर, ये फिलोसफर मतलब दार्शनिक। और इन दार्शनिकों द्वारा सबसे पहले जो एक अलग विचार रखा गया दर्शन में, क्योंकि पहले ये जो था सिस्टम था कि हम ब्रह्म के बारे में बात करेंगे, ईश्वर के बारे में बात करेंगे और इस दुनिया के बारे में। लेकिन अरस्तु, प्लेटो और वैज्ञानिक हुए, दार्शनिक हुए, उन्होंने आत्मा पर फोकस किया कि आत्मा का जो इस पृथ्वी पर रूप है उसी का विज्ञान कहा जाए मनोविज्ञान को। यानी मानव के अंदर जो विज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो एक रूप में उपजी कहां से,
आत्मा से पहले तो हम लोग भगवान के बारे में पढ़ते थे, दर्शन में बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर जो नए नए दार्शनिक आए उनमें अरस्तु और आपका प्लेटो है, इन्होंने गोयकेन, इन्होंने विचार रखा कि आत्मा है, यानी हमारा जो साइकोलॉजी का बेस है वो आत्मा है। शुरुआत के जो दार्शनिक मानते थे वो आत्मा का विज्ञान मानते थे। किसको? फिलॉसफी को। फिलॉसफी को आत्मा का विज्ञान मानते थे। लेकिन फिर इसके बाद एक व्यक्ति हुए गैरेट, याद रखिएगा, एक व्यक्ति हुए गैरेट। एक व्यक्ति यानी ये कौन? गैरेट। कोई दार्शनिक होंगे, ऐसे कोई व्यक्ति तो होंगे नहीं साधारण। गैरेट द्वारा इस साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया, क्योंकि जो दार्शनिक थे वो फिलॉसफी की ही एक नई शाखा लेकर आए, वो उसमें उन्होंने नई चीज जोड़ी, आत्मा। आत्मा को उन्होंने जोड़ा तो उन्होंने जो एक नया रूप आया वो गैरेट के विचार से। गैरेट ने साइकोलॉजी को अपने रूप से डिफाइन किया, और साइकोलॉजी को हम लोग दो रूपों में जो आज पढ़ते हैं उसको डिवाइड करने का या उसको विभाजित करने करके समझाने का काम जो किसने किया? गैरेट ने। सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो गैरेट थे, और दूसरे पोम्पोलॉजी व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा फिलॉसफी का वर्णन किया गया, उसका डिवाइड किया गया उसको। तो फिलॉसफी दो शब्दों से बना है, साइकी और लोगस। याद रखिएगा, फिलॉसफी दो शब्दों से बना है, साइकी और लोगोस। साइकी यानी होता है, ये उस समय आत्मा थी, आत्मा। लोगोस माने होता है स्टडी या अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन, आत्मा के बारे में जानना ही पहले क्या था? साइकोलॉजी थी। ऐसा हमारे गैरेट का विचार था, और गैरेट एक प्राचीन दार्शनिक थे, इनके द्वारा इसको विचार रखा गया, इसको बांटा गया। साइकोलॉजी में जो शब्द है साइकी और लोगोस, ये आपकी ग्रीक भाषा से बनकर आए हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका पूछा गया है, साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का साइकोलॉजी आपका शब्द है, वहीं से निकल करके आया है। और साइकी और लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। यानी साइकोलॉजी को उस समय हम लोग क्या कहेंगे? आत्मा का विज्ञान था। आत्मा के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता था उस समय साइकी और लोगोस के द्वारा, तो ये साइकोलॉजी उस समय आत्मा का विज्ञान हुआ करता था। फिर मनोविज्ञान का एक अध्ययन करने के एक नया रूप आया, और उसको रोडोल्फ गोयकेन, जो मैंने आपको पहले बताया था, रोडोल्फ गोयकेन एक व्यक्ति हुए। मैं यहां पर बहुत बढ़िया से आपको बताने वाला हूं, आप समझते चलेंगे। रोडोल्फ गोयकेन, रोडोल्फ गोयकिल, गोयकिल लिखा जाता है वैसे तो इनको। तो रोडोल्फ गोयल के द्वारा साइकोलॉजिया एक पुस्तक लिखी गई 1590 में। रोडोल्फ गोयकिल द्वारा साइकोलॉजिया, ये पुस्तक का नाम है, आप याद रखिएगा। साइकोलॉजिया, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, ये बुक का नाम है साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया। और कहीं ना कहीं यहां से ही साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, कि साइकोलॉजिया यहां से आया, क्योंकि 16वीं तक शताब्दी तक, 16वीं मतलब 16वीं शताब्दी तक सिर्फ हम लोग आत्मा पर बात कर रहे थे। फिर रोडोल्फ गोयकेन एक व्यक्ति आए, इनके द्वारा इसको बताया गया अपनी एक पुस्तक में, साइकोलॉजिया में। साइकोलॉजी का पहली बार उन्होंने एक विस्तृत रूप में अध्ययन किया, और उस विस्तृत रूप के अध्ययन में इन्होंने बताया कि जो हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजिया यानी साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी शब्द आया वो 1590 में यहीं से रोडोल्फ गोयकेन के द्वारा जो साइकोलॉजी पुस्तक लिखी गई, पहली बार इस शब्द का यहीं पर प्रयोग किया गया था। यानी अब मनोविज्ञान एक अलग रूप में शब्द के रूप में प्रयोग की जाने लगी, और उसको फिर साइकोलॉजिया जो आई वो एक साइकोलॉजी शब्द लेकर आई। और यहीं से कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी के बाद जैसे ही आपकी 17th सेंचुरी आएगी, 17वीं शताब्दी, क्योंकि ये बात हो रही थी 16वीं की, 17वीं शताब्दी जो आएगी, उस 17वीं शताब्दी में साइकोलॉजी आपका शब्द प्रचलन में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद कुछ और वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक, जिनको दार्शनिक कह सकते हैं हम लोग, उनने विचार रखे। लेकिन एक प्रश्न आपके पेपर में आता है, मनोविज्ञान का जनक,
याद रखिएगा, 2 प्रश्न बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? और आधुनिक मनोविज्ञान, देखिए मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? 2 प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद करके समझते चलेंगे। मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान पहले था, फिर 16वीं शताब्दी से पहले की ये बात है, तो उस समय अरस्तु एक महान दार्शनिक हुए हैं जिनको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। अरस्तु, इन्होंने विज्ञान में, दर्शन में, राजनीति में, हर चीज में अपना कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से कुछ ना कुछ लिखा है, और उसमें उनका ज्ञान था, क्योंकि दार्शनिक उस समय ही सब चीजों के बारे में ज्यादातर जानकारी रखते थे। विज्ञान में भी देखेंगे उनका नाम होगा, पॉलिटिकल साइंस में भी। और आधुनिक जो कहा जाते हैं विलियम वुंट, वुंट कह सकते हैं, और वुंट पूरा इनका नाम था विलियम वुंट। याद रखिएगा, विलियम वुंट द्वारा आधुनिक मनोविज्ञान को परिभाषित किया गया है। यहां पर ये पॉइंट याद करने लायक है दोनों, ये आप एग्जाम में बहुत देखते होंगे, छोटे छोटे एग्जाम में आपको मिल सकता है। आप याद रखिएगा, मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को। बहुत बढ़िया है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ एकदम हैंड रिटन है, और ये कहीं से छपा हुआ नहीं है, ये अपने एक रिफाइंड बात है ना। पीपीटी से समझने में और इससे समझने में एकदम अलग अंतर होता है। ये मैं खुद लिख रहा हूँ, आप समझते चलें, और मेरे साथ अपनी अपनी जानकारी जो है और ऐड भी कर सकते हैं आप। यहां तक आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक वुंट या विलियम वुंट जिनको कहा जाता है। मनोविज्ञान की जननी कौन स्थान है? याद रखिएगा, मनोविज्ञान की जननी किसको कहा जाता है? प्रश्न आया हुआ है, मनोविज्ञान की जननी। तो जननी जो है आपकी, वो देश कहा जाए तो वो जर्मनी है। जर्मनी में ही आपकी पहली बार विलियम वुंट द्वारा एक प्रयोगशाला खोली गई थी, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, विलियम वुंट। और मनोविज्ञान की जननी किसको कहा जाएगा? जर्मनी में इसका वो प्रयोग हुआ, तो आधुनिक मनोविज्ञान, सॉरी यहां पर लिखेंगे आधुनिक, है ना। मनोविज्ञान तो फिर अलग हो जाएगा, आधुनिक मनोविज्ञान ये अलग है। और यदि मदर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाए, यहां पर मैं लिख देता हूं मदर ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, तो ये मदर ऑफ साइकोलॉजी आपका फिलॉसफी को कहा जाता है, दर्शन शास्त्र को। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं, दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, क्योंकि फिलॉसफी से ही कहीं ना कहीं ये विचार अलग निकल के आए, अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग रूप में इसको प्रस्तुत किया, और फिर अपना दर्शन शास्त्र का एक पार्ट के रूप में हमारा साइकोलॉजी आया। याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा पेन चलाने में मुझे दिक्कत हो रही है, बट कोई बात नहीं, दिख रहा होगा आपको बढ़िया से। यहाँ पर फादर ऑफ साइकोलॉजी, दर्शन शास्त्र को, आधुनिक मनोविज्ञान की जननी देश के रूप में कहा जाए तो जर्मनी को माना जाता है, देश, है ना, देश के रूप में जर्मनी को, क्योंकि यहीं पर आधुनिक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई, उसको भी हम लोग समझेंगे। फिर आगे देखिए, ये जो बात थी आपकी वो फैक्ट थी। अब यहां पर देखेंगे, पहले हम लोगों ने समझा आत्मा के बारे में, आत्मा में अरस्तु लोग आए हमारे। अब आत्मा से हम लोग नीचे आएंगे चिंतन पर। आत्मा से दूसरा रूप आया, ये रिफाइन होता जा रहा। पहले हम लोग आत्मा पे सेंट्राइज थे, फिर हमारा चिंतन नहीं, मन पर आएगा। यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा 1 मिनट देखेंगे, चिंतन हमारा जो है कहाँ आएगा? चिंतन आएगा। यहां पर मन आएगा, चिंतन नहीं आएगा। यहां पर मन या मस्तिष्क, साइंस हो या हिंदी हो, कुछ ऐसे शब्द होते हैं बहुत कॉमन होते हैं, कहीं भी मन की बात हो, मन या मस्तिष्क एक ही होता है। साइंस में आपका अलग अलग रूप होता है, लेकिन साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं या फिलॉसफी में पढ़ते हैं तो आत्मा के बाद मन या मस्तिष्क की बात की गई। दूसरा रूप मन और मस्तिष्क को लेकर बताया गया कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, इसको बताया गया
मन या मस्तिष्क का विज्ञान, इसको पोम्पोलॉजी ने परिभाषित किया। पोम्पोलॉजी, एक व्यक्ति थे पोम्पोलॉजी। अब ये तो कोई विज्ञान की शाखा भी हो सकती है, लेकिन इसको आप याद रखिए, व्यक्ति का नाम है पोम्पोलॉजी। इन्होंने कहा कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो व्यक्ति की आत्मा का नहीं, मन का विज्ञान है, मन का अध्ययन करता है, मन के बारे में जानने का प्रयास करता है कि हम मन में क्या सोच रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे हैं। मन में यानी मन क्या है, मस्तिष्क ही हमारा मन है, मस्तिष्क में जो सोचा गया वही हमारा मन है, कुछ अलग नहीं होता। मन और मस्तिष्क एक ही चीज है। फिर इसके बाद जो पोम्पोलॉजी थे आपके इटली के दार्शनिक थे, याद रखिएगा, इटली आपका क्या है, इटली। पोम्पोलॉजी ने भी साइकोलॉजी को अपने रूप में बांटा और उन्होंने इसको सिर्फ 2 रूपों में बताया। यहां पर थोड़ा सा मैं पेन का साइज बड़ा कर लेता हूं, थोड़ा सा बस। यहां पर साइकोलॉजी को पोम्पोलॉजी ने भी 2 भागों में बांटा, लेकिन पोम्पोलॉजी ने जो साइकोलॉजी को 2 भागों में बांटा, उन्होंने साइकी और लोगस, है ना, साइकी और लोगस, PSYCHE, इसको साइकी बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख दे रहा हूं, साइकी, और इसको बोला जाता है लोगोस, लोगस, लोगस। यानी इसमें साइकी का अध्ययन आत्मा के रूप में नहीं, इसको मन के रूप में कहा गया, मन। और ये क्या हो गया, लोगस यानी विज्ञान या अध्ययन, ये दोनों चीजें। यानी पोम्पोलॉजी ने इसको मन का विज्ञान कह दिया। यहां पर मन का विज्ञान पोम्पोलॉजी ने इसको बता दिया, और आगे हम लोग अभी तक आत्मा का विज्ञान पढ़ रहे थे, आत्मा के बारे में, कि यानी हमारे साइकोलॉजी में मन का अध्ययन करेंगे हम लोग। पोम्पोलॉजी ने बताया कि हम लोग आत्मा का, उन्होंने खंडन करते हुए बताया कि हम आत्मा नहीं, आत्मा तो कोई विशेष रूप ही नहीं होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, हम उसका अध्ययन करते हैं। इसलिए उन्होंने पोम्पोलॉजी ने और गैरेट ने दोनों सेम दिया है, बस उनका विचार बदला है। यहां पर मन, गैरेट ने आत्मा बताया था और पोम्पोलॉजी ने आपका क्या बताया, मन। यहां पर आई हो आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने दर्शन पढ़ा, और दर्शन में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां आप जानते हैं, आपके आंख, नाक, क्या होता है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और इसी 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में दर्शन में अध्ययन किया जाता था, और इसी 5 ज्ञानेंद्रियों में से आगे निकल कर आया दर्शन, और दर्शन से रिफाइन होते होते आपका आ जाता है एक उसकी शाखा टूट करके मनोविज्ञान के रूप में। और जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो पोम्पोलॉजी बताते हैं कि ये मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, मन का अध्ययन करती हैं। 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो मस्तिष्क का अध्ययन करती हैं, मस्तिष्क का ज्ञान लाती हैं, यानी मस्तिष्क से ही कंट्रोल होती हैं। आप बात कर रहे हैं मुझसे, कहीं ना कहीं मेरा दिमाग सोच पा रहा है, वही मैं बोल रहा हूं। मैं हाथ जो ऊपर नीचे कर रहा हूं, ये हाथ कैसे हो रहे हैं, ये हमारा माइंड इसको अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है, कब कैसे हाथ करना है वो माइंड कर रहा है। इसलिए मन को इन्होंने बताया, इन 5 ज्ञानेंद्रियों को मन के द्वारा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और मन के द्वारा ही हम इसको जोड़े रहते हैं। आगे फिर उन्होंने एक चीज और जोड़ी इसमें, फिर इसको अध्ययन कर लिया, फिर उन्होंने अपने हिसाब से मन के हिसाब से बांटा कि मन का विज्ञान। फिर आगे हम लोगों ने इसमें एक नई चीज जोड़ी, जो तीसरा स्टेप आता है इसमें, चेतना। चेतना आपने पढ़ी होगी, चेतना ये भी एक माइंड का स्तर होता है, दिमाग का, कि हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, हमारी चेतना क्या है, ये चेतना है। और चेतना मतलब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, तो कॉन्शियस माइंड होता है, उसको चेतना बोलते हैं, चेतना। और इस चेतना का अध्ययन यानी कॉन्शियस माइंड का ये तीसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारा क्या था, मन का, पहला आत्मा, दूसरा मन, और तीसरा चेतना। यानी अब मनोविज्ञान अपना आत्मा से मन तरफ शिफ्ट हुआ, मन से कुछ वैज्ञानिक उससे असहमत हुए, तो उन्होंने कहा मन नहीं, ये चेतना की बात है, चेतना। और चेतना का विज्ञान सबसे पहले विलियम वुंट ने कहा, जो कि मैंने आपको बताया। चेतना, विलियम वुंट, याद रखिएगा, चेतना के बारे में जो बात की सबसे पहले विलियम वुंट ने, और विलियम वुंट ही वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा पहली प्रयोगशाला खोली गई थी, इसको मैंने आपको बताया है।
और विलियम जेम्स, दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा चेतना की बात की गई, विलियम वुंट और विलियम जेम्स। विलियम जेम्स आपके अमेरिका के थे और विलियम वुंट आपके जर्मनी के। याद रखिएगा जो शब्द हैं ये जानकारी है, आप छोटे छोटे फैक्ट हैं उसको याद करते चलिए, मैं आपको बहुत बढ़िया से बताऊंगा। और आगे अभी हम लोग इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान क्या है, ये मनोविज्ञान के बारे में ही बता रहे हैं हम लोग। ये ना समझे कि मनोविज्ञान क्या है लिख दिया और आखिर है क्या, ये वही है कि मतलब कैसे आया, फिर बाद में हम लोग इस मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित करेंगे। और इसी चेतना को हम लोग संवेदना भी कह सकते हैं। संवेदना या चेतना एक ही चीज है। संवेदना कहाँ होगी, हमारे माइंड में, दिमाग में, और संवेदना या चेतना एक ही चीज है, जो कि विलियम वुंट और विलियम जेम्स इसका समर्थन करते हैं और बताते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो मन का नहीं चेतना का अध्ययन करता है, चेतना का विज्ञान है। यहां पर थोड़ा सा हम लोग जान लें कि जो प्रथम प्रयोगशाला हमारी हुई, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, याद रखिएगा ये बहुत अच्छा फैक्ट है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला आपकी लिपजिंग, पूरा सीधे से छोटा पा होता है, लिपजिंग शहर होगा आपका, लिपजिंग शहर जर्मनी। लिपजिंग शहर जर्मनी में पहली प्रयोगशाला खोलेगी 1789 में विलियम वुंट द्वारा। याद रखिएगा 1789 विलियम वुंट द्वारा ये आपकी पहली प्रयोगशाला खोली गई। सॉरी 1700 नहीं 1879, 1789 नहीं 1879, एक मिनट इसको करेक्ट करेंगे हम लोग। यहां पर हमारा जर्मनी और 1879, 1789 नहीं 1879 में विलियम वुंट, मैंने नाम बताया विलियम वुंट, जिनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। 1879 में इनके द्वारा एक लिपजिंग शहर है। इन्होंने सोचा कि अभी तक जो हम लोग दर्शन पढ़ रहे हैं, दर्शन के बाद हमने इसी में मनोविज्ञान का एक नया रूप जोड़ा, आत्मा, फिर मन मस्तिष्क, फिर चेतना। चेतना में उन्होंने देखा कि किसी भी चीज को यदि हम लोग प्रयोगशाला में प्रयोग करके पास करें तो वो एक विज्ञान हो जाएगा। अभी एक सिर्फ शास्त्र का रूप है, और किसी भी चीज को आप जानते हैं कि यदि उसको प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जाए तो वो विज्ञान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मनोविज्ञान आपका एक विज्ञान है। मनोविज्ञान तो अपने आप शब्द है, और साथ ही साथ एक सामाजिक विषय भी, आर्ट एक कला भी है। क्यों? क्योंकि हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ी है, इसलिए सामाजिक विषय भी है और एक विज्ञान भी है, दोनों चीजें। जो लिपजिंग शहर है आपका, यहां पर जर्मनी में पड़ता है। विलियम वुंट द्वारा प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई। और आज जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है, देखिए लिपजिंग विश्वविद्यालय में ही इसकी प्रयोगशाला थी, और वहीं पर इसी नाम से शहर था उस समय, लिपजिंग विश्वविद्यालय। लेकिन इसको इस समय कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था, जहां पर विलियम वुंट द्वारा 1879 में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसको BIP वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। विलियम वुंट, ये आप याद रखिएगा, ये जर्मनी के थे, प्रश्न पूछा गया है। फिर इसके बाद 1880 में जब इन्होंने प्रयोगशाला में इसको सिद्ध कर दिया, इसके बाद ही 1880 में, याद रखिएगा 1879 में इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की, और 1880 के बाद ये अपना दर्शन शास्त्र से एकदम स्वतंत्र हो गया, और एक विषय के रूप में साइकोलॉजी आ गया। यानी पहले हम लोग दर्शन शास्त्र के रूप में ही इसको पढ़ते थे, स्वतंत्र विषय हो गया। 1880 में स्वतंत्र विषय के रूप में हम इसको पढ़ने लगे। और फिर एक जब किसी भी वस्तु या
विज्ञान को हम लोग एक अलग रूप में पढ़ते हैं तो उसके बारे में और ज़्यादा विचार आते हैं और ज़्यादा लोग उसमें जुड़ते हैं। फिर इसको जब हम लोग पढ़ने लगे, एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया, फिर इसको 1880 के बाद फिर एक विचारधारा आती है जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और आज का जो चौथा स्तर कह सकते हैं या फिर व्यवहार। व्यवहार, पहले हम लोगों ने आत्मा पढ़ा, मन पढ़ा, चेतना या संवेदना पढ़ी, लेकिन जो आधुनिक समय में मनोवैज्ञानिक आए, दार्शनिक आए, उन्होंने कहा कि ये व्यवहार का अध्ययन है, यानी मनोविज्ञान मानव व्यवहार का। मनोविज्ञान का मतलब क्या हो गया? मन का विज्ञान। इसको दो रूपों में तोड़ेंगे, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? एक मन का विज्ञान है। मन क्या है? हमारे व्यवहारों का अध्ययन, यानी हमारे मन में क्या, जो हम व्यवहार करेंगे उसी हिसाब से हमारा मन काम करेगा। इसलिए मनोविज्ञान को आधुनिक रूप में जो आधुनिक दार्शनिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसको व्यवहार का विज्ञान कहा। क्या कहा? व्यवहार का विज्ञान। मन का विज्ञान था वो व्यवहार का विज्ञान बदल गया, यानी जो बालक, किशोर किशोरी हैं, युवा हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करना ही फिर क्या कहलाया? मनोविज्ञान। यानी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाले विज्ञान को फिर हम मनोविज्ञान कहने लगे। और इस मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द को आप जानते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हुए हैं जेबी वाटसन, जॉन ब्रॉड्स वाटसन हुए हैं, उनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। व्यवहार एक विचार है और व्यवहारवाद एक विचारधारा। तो व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है जेबी वाटसन को, और इनके द्वारा ही इस शब्द को प्रयोग किया गया था सबसे पहले, व्यवहारवाद को। इसको आप याद करते चलिए। व्यवहारवाद की नींव जो होती है वो 1912-13 में रखी जाती है। 1912 और 13 के लगभग जो व्यवहारवाद वाटसन द्वारा लाया गया, उस व्यवहारवादी विचार में बहुत सारे और भी वैज्ञानिक जुड़े। आपका क्लार्क एल हल, बीएफ स्किनर, साथ ही साथ ईपी पावलोव जो कि कुत्ते पे प्रयोग करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी व्यक्ति कैसे जुड़े? व्यवहारवादी विचारधारा से। पहले ये क्या था? जो अमेरिका के जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, ये सभी के सभी जेबी वाटसन, एक मिनट, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है ना, यहां पर हम लोग देखते हैं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अपने अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से? जिनके द्वारा इसकी मनोविज्ञान का जो व्यवहार वाला रूप है वो समर्थन किया गया। पहले हमारे हैं वाटसन, फिर हमारा है सीएल हल, बीएफ स्किनर क्रिया प्रसूत सिद्धांत, और ईपी पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यानी पावलोव, है ना। तो ये जो विचार थे सभी के सभी व्यवहार से थे। व्यवहारवाद, ये व्यवहारवादी विचारधारा से प्रभावित थे। व्यवहार से ये बिहेवियरिज्म, ये अमेरिकी मनोविज्ञान जितने भी हैं। और कहा जाता है कि आधुनिक समय में जो भी मनोविज्ञान जो जनक हैं वो अलग है, लेकिन जो विकास हुआ वो सबसे ज्यादा कहां पर हुआ? अमेरिका में। अमेरिकी जो भी ये व्यवहारवादी मनोविज्ञान थे, इनके द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। आगे हम लोग इसमें देखें व्यवहारवाद। अब व्यवहारवाद के बाद 1924 में पूर्ण रूप से, 1912 में व्यवहारवाद को उन्होंने एक शब्द के रूप में प्रयोग किया, फिर ये पूर्णतः स्वतंत्र हो गया कि 1924 के बाद से फिर पूरा का पूरा जो हमारा साइकोलॉजी है वो कहां चला गया? जो साइकोलॉजी है 1924 के बाद स्वतंत्र रूप से व्यवहार के रूप में हम लोग मानने लगे। पहले व्यवहारवाद की समर्थन में आए, लेकिन 1924 के बाद फिर पूरा साइकोलॉजी व्यवहारवाद पर शिफ्ट हो गया। और आज भी हम लोग जो भी चीजें पढ़ते हैं वो बालक प्राणी के व्यवहारों के अध्ययन के लिए ही पढ़ते हैं। और सबसे पहले व्यवहार शब्द का जो प्रयोग किया था, याद रखिएगा, व्यवहार अलग बात है, लेकिन व्यवहार शब्द का प्रयोग विलियम मैकडूगल एक व्यक्ति थे, विलियम मैकडूगल, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, याद आ गया।
आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी विलियम मैकडूगल के द्वारा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और इन्हीं के द्वारा ही सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया। याद रखिएगा, सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? विलियम मैकडूगल। याद रखिएगा, व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम मैकडूगल के द्वारा किया गया, इसको आप याद रखेंगे, है ना। और 1908 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी, 1908। देखिए पुस्तक है, उनके नाम याद करना बहुत जरूरी है, 1908 और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। यानी आउटलाइन क्या होता है? एक सीमा होता है, साइकोलॉजी की एक सीमा, आउटलाइन ऊपर का जो होता है ना, एक रोड मैप या आउटलाइन जिसको बोलते हैं, और उसको लिखा था विलियम मैकडूगल ने 1908 में। और सबसे पहले इन्होंने ही व्यवहार शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि 1912-13 के बाद व्यवहारवाद प्रसिद्ध हुआ, लेकिन विलियम मैकडूगल जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा व्यवहार शब्द का 1908 में पहली बार प्रयोग किया गया अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। तो ये एक विशेष रूप से पूरा रूप है। यहां पर आप देखें, मैंने आपको यहां से चर्चा की थी। सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं हमने कहां से चर्चा की थी। व्हाट इज साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान क्या है? मानव अलग प्राणी है और प्राणी कई प्रकार के होते हैं जिनमें जीवन हो। जैसे तो मनोविज्ञान को पहले हम लोग दर्शन में सिर्फ किसका अध्ययन करते थे? मानव के, परब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, आत्मा, है ना। लेकिन फिर जब दर्शन का एक नया रूप लेकर आए अरस्तु, उन्होंने कहा हम लोग आत्मा का अध्ययन करेंगे। आत्मा का अध्ययन किया, आत्मा के बाद विस्तार होता गया, विचार बढ़ते गए, और फिर आत्मा के बाद फिर आया हमारा मन या मस्तिष्क का व्यवहार का चिंतन, यानी मन और मस्तिष्क क्या व्यवहार करता उसका अध्ययन। तीसरा, फिर कुछ समय बाद इनके व्यवहार को जो गैरेट के द्वारा दिया गया साइकोलॉजी का वर्णन था कि वो आत्मा का अध्ययन है, उसको खंडित किया गया। फिर इसको मन का अध्ययन कहा गया। क्या कहा गया? मन का अध्ययन या मस्तिष्क का अध्ययन। यहाँ रुडोल्फ गोइकुल द्वारा साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था 17वीं शताब्दी में। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि आपका जो मदर ऑफ साइकोलॉजी है, यानी दर्शन शास्त्र जो है, क्या है? आपका मनोविज्ञान की जननी है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा गया, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को। आधुनिक मनोविज्ञान की जननी जो देश है वो जर्मनी है, और जो मनोविज्ञान की जननी है वो कौन सी है? दर्शन शास्त्र। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखें, यहां पर हम लोगों ने देखा कि फिर दूसरा रूप आया आत्मा, आत्मा के बाद आया मन, और तीसरा यहां पर हमारा आ गया था चेतना। 3 स्टेप। और इस चेतना के बाद फिर अंतिम में आज हम लोग जिसका अध्ययन करते हैं वो है बिहेवियर, यानी व्यवहार। यानी आत्मा से लेकर मन, मन से चेतना, और चेतना से लेकर व्यवहार तक, इस अवस्थाओं से गुजरता हुआ हमारा मनोविज्ञान। साइकोलॉजी कई अवस्थाओं से गुजरा, और अंत में अब हम लोग आत्मा से निकल करके मानव व्यवहार, प्राणियों के व्यवहार पर शिफ्ट हो गए। आगे देखें हम लोग, हमने देखा साइकोलॉजी को फिर एक व्यक्ति आए पोम्पोलोजी, जिनके द्वारा बताया गया कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उन ज्ञानेंद्रियों में हमारा मन होता है, जो उसी के साथ हम लोग मन का अध्ययन करते हैं साइकोलॉजी में। यानी पहले हम लोग आत्मा, फिर मन पर शिफ्ट हो गए, यानी मन पर विचार चला गया, और मन के बाद फिर हम लोग आए चेतना पर, जिसको विलियम वुंट ने पहली बार बताया। इनने इसको वैज्ञानिक रूप देने के लिए एक प्रयोगशाला की स्थापना की जर्मनी में, लिप्जिंग शहर में। और विलियम वुंट को इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इनने लिप्जिंग शहर में, जर्मनी में स्थापना की 1879 में, और आज लिप्जिंग विश्वविद्यालय जो है वो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखें, इसके बाद फिर आया एक नया विचार 1880 में। दर्शन शास्त्र एकदम जो शाखा थी उससे साइकोलॉजी एकदम अलग हो गया। यानी पहले हम लोग 1880 तक दर्शन शास्त्र को पढ़ते रहे, लेकिन दर्शन शास्त्र से साइकोलॉजी एकदम स्वतंत्र हो गई 1880 के बाद, क्योंकि 1879 में प्रयोगशाला हो गई वुंट की, और उस प्रयोगशाला में इसको निर्धारित किया जाने लगा। तो दर्शन शास्त्र एक कला का विषय है, और मनोविज्ञान को उन्होंने एक विज्ञान का रूप दे दिया, यानी साइकोलॉजी को विज्ञान का रूप दिया, और प्रयोगशाला में प्रयोग करने के बाद इसको एकदम स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ने लगे। आगे फिर इसके बाद व्यवहारवादी विचारक आए, और व्यवहारवादी विचारकों ने मनोविज्ञान की जो भाषा थी वो मन का विज्ञान समझा, और मन के विज्ञान में कहा कि मानव या प्राणियों, मानव ना कहकर प्राणियों के व्यवहार, प्राणियों में हम लोग मानव का, जंतु का,
जीव का और पक्षियों का। हम लोगों ने देखा होगा मनोविज्ञान में कभी कुत्ते पे प्रयोग किया जाता है, कभी कबूतर पे, कभी स्वयं मानव पर। तो ये क्या है? प्राणियों का अध्ययन, प्राणी जिनमें जीवन है उनका अध्ययन किया जाता है, उनके व्यवहारों का अध्ययन, और वही है आपका मनोविज्ञान। जे.बी. वाटसन ने सबसे पहले व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया 1912-13 में, और सबसे पहले व्यवहार शब्द का जो रूप आया 1908 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल के द्वारा। यहाँ पर देखें, और उसके बाद फाइनली हम लोग अमेरिकी जो मनोवैज्ञानिक है वो व्यवहारवाद पर बहुत फोकस करते हैं, वो मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान को विकसित करते हैं, और आज जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार के रूप में ही हम लोग पढ़ते हैं। ये यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखें, अब हमको देखना है कि देखिए आत्मा एक स्टेप आगे बढ़ी, आत्मा से आया मन, और मन से आगे मनोवैज्ञानिक बढ़े हमारे चेतना पर। किस पर? चेतना पर। अब चेतना में समझा कि मानव चेतना क्या है, तो मानव के व्यवहार को समझा कि व्यवहार को समझा जाएंगे तो अंदर उसकी होने वाली जो चेतना है, मन है, आत्मा है, वो सब डिफाइन हो जाएगी। और आधुनिक काल में इसी की हम लोग चर्चा करते हैं, यानी मानव व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है, और यही है आपकी साइकोलॉजी। तो यार इसको याद रखिए आप लोग, ये बहुत टिपिकल नहीं है लेकिन जानना जरूरी है, बेसिक इंट्रोडक्शन है साइकोलॉजी का। आगे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे साइकोलॉजी में, मैं आपको क्लास लेकर आता रहूंगा। और ये साइकोलॉजी की सीरीज हमारी कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे यूपी का हो, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, या केबीएस में भी आपका पूछा जाएगा, केबीएस के बाद और भी एग्जाम हो गए, वो सब में हेल्पफुल होगा। एमपी का भी दें आप, अदर स्टेट जहां भी आपका साइकोलॉजी पूछा जाएगा वहां पर इस प्रकार के आपके प्रश्न बनेंगे। तो ये श्रृंखला अब आपकी स्टार्ट हो चुकी है, इसकी क्लास आती रहेगी, आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। आप जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और साथ ही साथ डेली ये क्लास आपकी चलती रहेगी, और इस क्लास में नए नए टॉपिक आपके मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी के लेकर आता रहूंगा। ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, एंजॉय करें, और अपना जरूर एक महत्वपूर्ण कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसे लगा, जानकारी कैसे लगी। जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।